एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी करता था। वहीं से पैसे भेजता था, घर परिवार का खर्चा चलता था। देवरानी घर पर रहती थी और पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसके साथ 2 बच्चे भी रहते थे। लेकिन देवरानी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। यह बात जेठानी को परेशान करती थी। देवरानी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें जब आती थी तो जेठानी बार बार अपने पति से बोलती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, देवरानी से बात कीजिए, ऐसा लगता है उसके साथ कोई होता है और कुछ गलत हो रहा है। जैसे जेठानी अपने पति से देवरानी की बात करती है, तभी उसका पति बोलता है, शादी को इतने साल हो गए, आज तक कुछ सुनने को नहीं मिला। तुम उस पर क्यों शक करती हो? क्यों घर का माहौल खराब कर रही हो? देवरानी को यह बात पता चल जाती है। घर में एक तरफ तांडव का माहौल बन जाता है। देवरानी ने साफ साफ बोल दिया कि मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, जहां मुझ पर बार बार शक किया जाता है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब मैं शहर जा रही हूँ, वहीं मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और काबिल इंसान बनाऊंगी। इस तरह से बोलकर देवरानी शहर चली जाती है। तभी उसके पति की हत्या हो जाती है। उसकी पत्नी कोर्ट में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद पति पत्नी जैसे रहते हैं। लेकिन इस घटना को पुलिस वाले जब पूरे करिया को जोड़ते हैं, तब पुलिस भी हैरान हो जाती है। जब यह घटनाक्रम पूरे शहर में लोगों को पता चलता है तो उन्हें यकीन नहीं होता है। आखिरकार यह महिला इस तरीके से काम क्यों की? अकेले चुपचाप घर से जा सकती थी। पति को मारने की, उसकी हत्या करने की क्या जरूरत थी? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं पूजा गुप्ता। यह एक सच्ची घटना है। यह घटना जो मैं सुनाने जा रही हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है पेचवा। इसी का एक गांव लगता है सुन्नामई। दरअसल यह का रहने वाला एक व्यक्ति सुशील होता है और उसकी पत्नी राधा देवी अप्रैल 2025 को थाना कोतवाली में जाते हैं। जो मेरा देवर है उसका नाम समीर कुमार है, जो 31 मार्च से लापता है। उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। हमने हर जगह बात की, छानबीन की, खोज खबर की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। उसका नंबर बंद बता रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 7 अप्रैल 2025 से उसकी पत्नी मीरा भी घर से लापता है। उसका भी कोई खोज खबर नहीं, उसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया, गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया और कुछ जानने की कोशिश की। समीर केरल में रहकर नौकरी करता था। इसी बार यह होली पर घर आया था। हर बार आता था लेकिन वापस चला जाता था। समीर बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। उसके साथ ना कोई झगड़ा, ना लड़ाई, ना किसी के साथ दुश्मनी थी। होली पर आया था, यहाँ रुका, अचानक से गायब हो गया। जैसे यह बात पता चलती है, पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है। पति पत्नी दोनों का नंबर बंद बता रहा था। पुलिस ने दोनों नंबरों का डिटेल निकलवाया और सीडीआर निकलवाया जाता है। उनके नंबर को देखा जाता है, आखिरकार आखिरी लोकेशन कहां पर होता है, किस किस से बातें किया करते थे, दोनों का लोकेशन पाया जाता है। एक हाथरस के पास एक सिकंदरा गांव है, वहां पर दोनों का लोकेशन पाया जाता है। पुलिस वालों ने फिर से एक बार बारीकी से सीडीआर को जांच किया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि एक नाम रिंकू चौहान, जिससे वह अक्सर बातें किया करती थी। परिवार वालों से यह पूछा जाता है, यह रिंकू चौहान कौन है जिससे मीरा अक्सर बातें किया करती थी? रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश जिला एटा का एक थाना लगता है बागबाला का एक इलाका है बादशाहपुर का रहने वाला रिंकू चौहान। जब इन दिनों के बारे में बात की जाती है, तब जेठानी बोलती है, जब उसका पति बाहर रहा करता था, तब रिंकू चौहान घर आया करता था और कई दिनों तक घर पर रुका करता था। तब जेठानी बताती है, देवरानी बताती थी, यह मेरे मौसी का लड़का है और यह मेरी मौसी की लड़की है। परिवार वाले ने कभी इस रिश्ते पे आवाज नहीं उठाई, कभी शक नहीं किया, क्योंकि ये दोनों भाई बहन की तरह रहते थे। लेकिन पुलिस वालों ने रिंकू को
तलाश किया, लेकिन रिंकू का भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। 11 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज होती है। 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिल जाती है। रिंकू के घर का जैसे दरवाजा खटखटाते हैं तो सामने से एक महिला निकलती है और वह महिला कोई और नहीं मीरा होती है। मीरा के मांग में सिंदूर भरा था। इसका पति तो गायब है और यह रिंकू चौहान के घर पर क्या कर रही है? पुलिस का यही एक सवाल था। अब इन दोनों को बैठाया जाता है, दोनों से बातचीत की जाती है। बातचीत के बाद जब इन दोनों ने अपनी कहानी सुनाई, तब यह कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, क्योंकि मीरा का पति बाहर नौकरी करता था। मीरा सारा काम खत्म करके खाली समय में मोबाइल चलाती थी, कभी फेसबुक कभी इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई थी। हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करती थी। उसकी अपडेट को रिंकू चौहान देखा करता था और लाइक कमेंट करता था और इन दोनों की बात का सिलसिला शुरू होता है। चैटिंग होती है और यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। रिंकू चौहान मीरा से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ। इस तरह की बातें मीरा से कही जाती थी। तब मीरा बोलती थी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसी जिंदगी में इस जिंदगी में हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो रिंकू चौहान बोलता है, तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारा पति बाहर रहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? शादी की बात सुन मीरा को यकीन नहीं होता है। यह घर से बहाना बनाकर निकल जाती है, सीधा रिंकू के पास जाती है और दोनों मंदिर में जाते हैं, शादी कर लेते हैं। यह लगभग 1 साल पुरानी बातें हैं। शादी कर लेते हैं आराम से। जब रिंकू को मीरा से मिलने का मन करता था तो भाई बनके घर आ जाया करता था और रहता था उसका पति बनके घर में, क्योंकि मंदिर में शादी हो चुकी थी। अब घर में अजीब तरीके से आवाजें आती थी जो जेठानी को परेशान किया करती थी। उसे हमेशा लगता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जेठानी की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। देवरानी को जब यह बात पता चलती है तो घर में तांडव मचाकर घर छोड़ देती है, यानी जो पेचवा का गांव सुन्नामई होता है वह छोड़ देती है और सदर कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला बंसी बहुरा एक जगह लगती है, वहां पर जाकर एक किराए का मकान लेते हैं और आराम से रहने लगते हैं। अब रिंकू, मीरा, उसके 2 बच्चे साथ में रहते थे। क्योंकि समीर बाहर नौकरी करता था, मीरा को कोई डर या कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यह मार्च का महीना आता है। तब समीर अपना सारा सामान बांध कर केरल से वापस आ जाता है। वह अपने पत्नी से कहता है, मैं तुमको और दोनों बच्चों को छोड़कर वापस कभी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा के लिए वापस आया हूँ। अब ये पर रहकर काम करूंगा और यहीं पे अपना बिजनेस जमाऊंगा। जब यह बात मीरा को पता चलती है तो उसे बड़ा अखरता है, वह परेशान हो जाती है। उससे ज्यादा रिंकू को परेशानी होती है। अब क्या होगा, तुम्हारा पति अब वापस कभी नहीं जाएगा, अब दोनों करे तो क्या करें? प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल नहीं पा रहे थे। तब दोनों ने एक प्लान बनाया कत्ल करने का, और ऐसा करना है कि किसी को पता ना चले। इसके लिए 30 मार्च 2025 को बेवर के गांव नगरिया एक शादी समारोह था और मीरा और उसके पति दोनों शादी में गए हुए थे। जब शादी से निकलते हैं 31 मार्च 2025, तब मीरा अपने पति से कहती है, क्यों ना हम अपने घर में एक फ्रिज रख लें, साथ ही टीवी रख लें, ठीक है? पति कहता है ठीक है, ले लेना। तब मीरा बोलती है कि अभी मेरा एक भाई है, क्यों ना हम वहां से ले लें। तब रिंकू की बात आती है। रिंकू के साथ में एक और लड़का होता है, नीलेश। वहां जाते हैं, बातचीत करते हैं, फ्रिज और टीवी के बारे में सब मिलते हैं और बियर की बोतलों का इंतजाम किया जाता है। आराम से बैठकर सब शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब पूरा नशा हो जाता है तब वहीं पास में एक भारी पत्थर उठाते हैं और समीर को बेइंतहा मारा जाता है। जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसे
मारा जाता है। यह सब एटा में समीर की हत्या करते हैं। वहां से एक दूसरा जिला है हाथरस। हाथरस का एक इलाका है सिकंदरा राव। एटा राजमार्ग सड़क के किनारे समीर की बॉडी को फेंक देते हैं और सब चले जाते हैं। अपनी अपनी जिंदगी में सब बिजी हो जाते हैं। पत्नी घर आ जाती है। जब पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो बोलती है मुझे नहीं पता, वो बोले हैं कि मैं आ जाऊंगा। जब पुलिस को यह बात पता चलती है तब हाथरस पुलिस से संपर्क किया जाता है और पता चलता है यहाँ पर एक लाश मिली थी। 1 अप्रैल 2025 को उसके शरीर पर हर हिस्से में चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क हादसा हुआ है। इसलिए हमने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे का इंतजार किया ताकि कोई क्लेम करे और आकर इससे पूछताछ करे और ये बॉडी को ले जाए। हम इस क्लास के बारे में बताएं, कोई नहीं आया तो पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया और पत्नी 7 तारीख को घर से चुपचाप निकल जाती है। 15 अप्रैल 2025 को यह कोर्ट जाती है और शादी करती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद पति पत्नी के जैसे रहते हैं। तब मीरा बताती है 1-1.5 साल पहले मंदिर में शादी हो चुकी है। अब यह जो शादी हो रही है यह सबको पता है, पुलिस की जांच का हिस्सा है और पुलिस को पता चल जाता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और जो सहयोगी था उसे भी गिरफ्तार किया। अब तीनों जेल में जा चुके हैं और बच्चों को बूढ़े माँ बाप को सौंप दिया गया। समीर जिस दिन गायब होता है उसी दिन उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल होता है। जब इससे पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शादी करनी थी, तुम चुपचाप घर छोड़कर भी जा सकती थी, तब वह चुप्पी साध जाती है। जब यह घटना लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार शादीशुदा 2 बच्चों की मां ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, यह पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था। आप बस जो पढ़ना है ना इसको याद कर लीजिए, तेरे सामने से पढ़ वो करा लीजिए। लास्ट टॉपिक है। ठीक। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम को उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको चोट पहुंचाना नहीं था, आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना हमारा उद्देश्य था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को टच करें। थैंक यू।